मिल गया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का। डियर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डीजे सर मैथ्स पर। देखिए डियर्स, यहाँ पर जो ये पेपर है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बाई लैंग्वेजल पेपर है। यानी जो पेपर का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये दोनों ही भाषा में है आपका। ठीक है, तो ये आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और केमिस्ट्री से हैं और यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है ये सेशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और थोड़ा सा वीडियो अगर जानदार और शानदार लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए डिस्कशन बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पहला प्रश्न देखिए बहुविकल्पी का क्या है। एक अभिक्रिया में इंथैल्पी परिवर्तन निर्भर नहीं करता है। एक अभिक्रिया में इंथैल्पी परिवर्तन किस पर निर्भर नहीं करता है। द इंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था पर, धन अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति पर, विभिन्न मध्यवर्ती चरण पर कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस इंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो विभिन्न मध्यवर्ती चरण पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब हो गया द एंथैल्पी चेंज इन अरिया डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेप्स इन द रिएक्शन। इंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये जो इंथैल्पी होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है ना, अवस्था फलन होता है। सो एंथैल्पी चेंज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ फटाक से दूसरे प्रश्न की ओर, फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए तभी मजा आएगा। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। ए रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज, ए रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिव। अभिक्रियाशील अभिकारक के रूप में जब होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि भैया ये जो रिएक्शन हम लोग का वो क्या है, उत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्क्रमणीय रिएक्शन में आप जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो बोथ साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है ना। यानी अग्र अभिक्रिया की ओर और पश्च अभिक्रिया की ओर, फॉरवर्ड एंड बोथ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, बोथ आर अकर इन द रिएक्शन, ठीक है। जल स्तर की सबसे कम यादृच्छिक स्थिति क्या होती है। द लिस्ट रैंडम स्टेट ऑफ द वाटर सिस्टम इज, द लिस्ट रैंडम स्टेट ऑफ द वाटर सिस्टम इज बर्फ, आइस जिसे हम लोग बोलते हैं, पिघला जल, स्ट्रीम और नन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर द लिस्ट रैंडम स्टेट ऑफ द वाटर सिस्टम इज क्या हो जाएगा, आइस। यानी आइस इज द लिस्ट रैंडम स्टेट ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर सिस्टम में देखा जाए तो बर्फ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी जल स्तर की सबसे कम यादृच्छिक स्थिति जो होता है वो बर्फ में देखने को मिलता है। चलिए आगे, ये भी बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार प्रश्न फिर मिला दे आप लोगों के सामने। आदर्श गैस के लिए सीपी और सीबी यहाँ पर जो हो गया आप लोग का, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग का यानी जो कैपेसिटेंस है यहाँ पर देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर कैपेसिटेंस को सीपी बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं वो सीबी बोलते हैं। और आर को जानते ही हैं आप लोग की जो गैस कांस्टेंट हो गया आपका ये आइडियल गैस में। तो इसमें बोल रहा है कि ये कौन सा आपका समीकरण, ये इसे मेयर फार्मूला भी हम लोग बोलते हैं, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, ये आपका वैल्यू राइट हो जाएगा, ठीक है। इसे मेयर फार्मूले के नाम से भी जानते हैं हम लोग। पांचवा देखिए प्रश्न आपका क्या है। एक अच्छे बंद थर्मस में कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, उदाहरण किसका उदाहरण है ये। तो देखिए मुख्य रूप से हम लोग अगर कहें तो इसको देखिए आइसोलेटेड निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम का ये देखा जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा। ए वेल स्टॉपर थर्मोस फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसे हम लोग कहेंगे कि हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। विनेगर का पीएच मान क्या होता है, विनेगर का पीएच मान क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर, सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर। तो यहाँ देखिए 2 से 3 पॉइंट के बीच में होता है। जनरली हम ढाई देखते हैं, यहाँ पर देखिए विनेगर होता है क्या डिस्टेंस, वो वेरी एसिडिक फॉर्म में होता है, वो एसिडिक होता है और उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 2 से 3। या देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आपका 2.0, ये आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है ना, ये अदर की अपेक्षा। जब लिटमस उदासीन विलयन का पीएच मान यानी जब लिटमस उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, व्हेन द पीएच ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, उदासीन हो तो उस समय इट टर्न्स। तो यहाँ पर देखिए पर्पल जो होगा आपका राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग बैगनी कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन द पीएच ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इट टर्न्स पर्पल, ठीक है। जब वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है तो यहाँ पर वो पर्पल कलर को शो करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पानी में सल्फर डाइऑक्साइड को घोलेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बनता है H2SO3 बनता है, ठीक है ना, H2SO3। तो H2SO3 को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, SO3 को। तो इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं H2SO3। अगर 4 हो जाता है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर H2SO3 है तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड।
तो 8वें का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे कमजोर क्षार होगा? तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर ये सबसे कमजोर यानी वीकेस्ट बेस के रूप में जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है। ठीक है ना, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, दिस इज बिकॉज इट डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। कंप्लीटली जानते हैं हम लोग कि वीकेस्ट बेस के रूप में क्या होता है, जो आयोनाइज मतलब जो क्या होता है अपने आयनों में टूटता नहीं है सही से ना, आयोनाइज नहीं होता है। तो कंप्लीटली आयोनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसॉल्व इन वाटर। तो मतलब जब भी डिसॉल्व करेंगे वाटर में वो क्या करेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। चीजें दृढ़ता से मतलब कठिनाई से टूटते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। लेविस के अनुसार देखिए अम्ल क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज। तो यहाँ पर एसिड के बारे में बात किया गया। लेविस कॉन्सेप्ट पर देखा जाएगा तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहणी होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के रूप में होता है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये तो हो गया डिस्कशन बहुविकल्पी प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए जो आपको कराए गए। इसके अलावा देखिए सेक्शन बी में जब आप बढ़ते हैं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में तो देखिए वेस्पर का सिद्धांत के अनुसार CIF3 और BF3 की आकृति को बनाकर दिखाना है यहाँ पर। Periodic the shape of the CIF3 and BF3 on the basis of Vesper theory। सिलिकॉन, बेरियम, मैग्नीशियम, सोडियम और यहाँ पर क्या है आपका फास्फोरस का अवसाड़ी में स्थान, परमाणु क्रमांक तथा उनका धात्विक प्रकृति उनके बढ़ती क्रम में दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अवसाड़ी पीरियडिक टेबल में किस तरीके से किनका क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, जर्फोडियम, वेनेडियम, निबोनियम, टेंटालम, हारियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, मैग्नीशियम। देखिए इसी तरह पूरा रेजिस्टेंस पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल है। एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैं खुद जब भी 12th में पढ़ता था तो मैं पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल को ही पहले 12th के जब पेपर मिला मुझे मिला तो मैंने पीरियडिक टेबल ही पहले लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या होता है बहुत सारे मेरे पूरे फॉर्म में करने में मुझे पूरे उस एग्जाम में करने में बड़ा आनंद आया। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों पीरियडिक टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो वहाँ पर स्थान हो गया, एटॉमिक इस पे इसके बेस पर देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता हो गया, परमाणु त्रिज्या हो गया। ये सब ऐसे तमाम जो टॉपिक हैं उसको आप इजिली आसानी से कर सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता हो गया, इन सब को आप इजिली हल कर सकते हैं। दिए गए यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करना है हम लोग को, यानी अमोनिया हो गया और C2H2 का जो केंद्रीय परमाणु का जो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए यहाँ पर एक तैयार विलयन में जो 2 ग्राम विलय मिलाने पर एक 18 ग्राम पानी मिलाते हैं तो विलयन का द्रव्यमान भार क्या होगा, ये हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखिए एक्सप्लेन करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सेक्शन सी में जब बढ़ते हैं नोटिस देखिए यहाँ पर समझाना है हम लोग को पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम की तो एक ही ना कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर देखा गया ये NLPS जो हम लोग लिखते थे यहाँ NLMS जो लिखते हैं हम लोग वो कभी भी क्या होता है, यानी मुक्त क्वांटम संख्या ना, द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गया, चक्रण क्वांटम संख्या हो गया ना। तो ये सभी चीजें जो होंगी आप लोग कभी भी चारों का जो होगा वो सेम नहीं होगा। चारों चीजें कुछ ना कुछ चीजें अलग होंगी। आप बाउ करिए जानते हैं कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4b 5s 3d 4b 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। देखिए दोस्तों 1s 2s का मतलब क्या, 1s 2s 2p 3s का मतलब हो गया कि प्रत्येक यानी निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणु में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर किसी भी उच्च ऊर्जा के परमाणु इलेक्ट्रॉन का है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1s1 हो गया। उसके बाद हीलियम आएगा तो हीलियम का 2 होता है तो 1s2 हो जाएगा और 2 में जानते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग को यहाँ पर क्या करना है 6 का हो गया, 6 का मतलब हो गया कि 6 के जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कार्बन हो गया। तो कार्बन का जब आप बनाने चलेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बन का हो गया। ठीक वैसे फिर आप ऑक्सीजन को लेंगे, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ऐसे आप भरते चले जाएंगे पूरा का पूरा। तो ये इस तरीके से आप बाउल का नियम, हुंड का नियम, दिखता बोलता है नियम। हुंड ने बताया था कि भैया देखिए जब भी अगर कोई चीज है तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले दक्षिणावर्त दिशा में पहले क्लॉकवाइज भरा जाएगा बाद में एंटी क्लॉकवाइज। जिससे मतलब कहने का मतलब अगर 3 खाने मान लीजिए बने हुए हैं तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये ऐसे और ये फिर दूसरा वाला इसमें फिर तीसरा वाला इसमें जाएगा, ऐसे पहले क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। फिर अगर एक्स्ट्रा है तब वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कि 2 3 है तो पहले 2 ठो इसी में भर दीजिए और लास्ट वाला खाली, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है ना, यानी पहले दक्षिणावर्त भरेंगे बाद में वामावर्त, यानी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे।
लास्ट आतलीय का नियम देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट आतलीय का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है। लास्ट आतलीय के द्वारा बताया गया था देखिए डिस्टेंस की उस परिवर्तन का प्रभाव उस तरफ होता है, मतलब यदि किसी कोई गैसीय समीकरण है साम्य अवस्था पर है तो उसके ताप दाब आयतन में यदि परिवर्तन किया गया तो अभिक्रिया उस तरफ प्रभावित होती है जिधर भी इसके परिवर्तन के प्रभाव को निरस्त किया जा सके। ठीक है ना, ये है आप लोगों का लासातलीय का नियम। ठीक है ना, उसमें दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव जो है वो सभी चीजें देखने को मिलती है, आयतन का प्रभाव। ठीक है, मेंडलिप के आवर्त सारणी का नियम देखिए रिड्यूसेंस क्या है, तो मेंडलिप ने आवर्त सारणी को बताया था। देखिए ये तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उसके परमाणु क्रमांक के बेस पर नहीं बताया था, परमाणु भार के बेस पर बताया गया था, पहली बार मेंडलिप ने बताया था। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो बहुत सारी चीजों को इन्होंने दिया हुआ था कि अध्ययन के बारे में देखिए उन्होंने दिया, यानी वर्गों और आवर्तों में इन्होंने बांटा उठा, फिर ए और बी ग्रुप बनाया। उसके बाद कुछ लोगों के लिए स्थान छोड़ा, बाद में उसी क्वालिटी के गुणों को वहां पर रखा गया। तत्वों की संरचना में अध्ययन दिया इन्होंने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी से ये सभी चीज देखने को मिला। ठीक है ना, बाद में चीजें जो वहीं बदली तो बाद में देखिए आधुनिक आवर्त सारणी भी आया बाद में। ठीक है ना, तो तमाम चीजें देखने को मिलती रहती हैं। जानते हैं कि विद्यालय साइंस है, फिजिक्स और मैथ है, वो फिजिक्स हो गया खासतौर पर, और बायो हो गया। तो भाई फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, और आपका केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री तो जानते ही हैं अपवादों से भरा हुआ है। नीचे की ओर जाने पर आयन ऊर्जा घटती जाती है, क्यों, उसका कारण बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्यों घटता है, ठीक है ना, ये बताना है हम लोग को। पहले ये बताइए कि आयन ऊर्जा क्या होता है। किसी भी स्वतंत्र गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है तो उसे हम लोग आयन ऊर्जा बोलते हैं। सेक्शन डी में देखिए यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। एक्सप्लेन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को यहाँ पर करना है हम लोग को, वेस्पर थ्योरी को बताना है विथ एग्जांपल के साथ, उदाहरण सहित संयुक्ता आवर्त सिद्धांत को समझाना है। एक्सप्लेन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी विथ एग्जांपल। आणविक कक्षक सिद्धांत की सहायता से O2 के ऊर्जा स्तर आरेख को बनाइए एवं आणविक कक्षक सिद्धांत को समझाना है। ये भी प्रश्न देखिए बहुत ही इजी है आपका। तीनों देखिए पॉपुलर क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जाते हैं बार बार आप लोग के हाफ ईयरली में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था डिविजन था, और ये केवल हाफ ईयरली की दृष्टिकोण से नहीं था बल्कि ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।